कोई क्वेरी है किसी की तो आप पूछ लीजिए। फिर शुरू करते हैं। मैसेज डाल दीजिए कि क्लास स्टार्ट हो गई है, जल्दी आ जाएंगे। हाँ जी, गुड इवनिंग। हम इसमें क्या कहाँ तक पहुंच गए थे? ये नेपाल वॉर शायद देख रहे थे ना? एक्सपेंशन हेस्टिंग्स के समय में ये शायद कर रहे थे। और उसमें नेपाल वॉर शायद चल रही थी। उसमें कहाँ तक हो गया था हमारा? सर आपने लास्ट पॉइंट लिखवाया था जिसके मध्य से अंग्रेजों को मध्य एशिया तक पहुंच सुनिश्चित हुई के माध्यम से। तिब्बत तिब्बत होगा, कुछ लिखवाया होगा तिब्बत के जी सर। बारे में। अब भारत ब्रिटिश साम्राज्य को उसकी प्राकृतिक सीमा मिली, इनकी सीमा तिब्बत तक मिल गई जिसके माध्यम से अंग्रेजों को मध्य एशिया तक पहुंच सुनिश्चित सुनिश्चित हुई। ये पॉइंट लिखवा दिया था मैंने कि नेपाल जो है वो सिक्किम से भी वापस हट गया था। ये पॉइंट नहीं नहीं सर। लिखवाया शायद। नो सर। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे। एक दो मिनट और वेट कर लेते हैं फिर। और- हाँ जी, गुड इवनिंग। हाँ जी, गुड इवनिंग। चलिए शुरू करते हैं। आएंगे फिर आते रहेंगे। देखो, जो नेपाल के साथ वॉर का एक और रिजल्ट हुआ वो ये था कि पहले ना, मैंने जैसा बताया आपको कि तिब्बत के साथ नेपाल की बाउंड्री लगती थी। एक तरफ तो नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट में हम लोग उसे कह सकते हैं, और दूसरी तरफ सिक्किम से लगती थी, भूटान से लगती थी सिक्किम के माध्यम से। हालांकि सिक्किम का जो स्टेट था वो ऑटोनोमस स्टेट था, लेकिन नेपाल के राजाओं के अंडर में ही था। तो फिर बाद में सिक्किम पर से भी नेपाल ने अपना दावा छोड़ दिया, क्योंकि सिक्किम के जो राजा थे वो अंग्रेजों के प्रभाव में आ गए थे, अंग्रेजों के फॉलोअर बन गए थे। तो सिक्किम इस तरीके से, जो पहले एक ऑटोनोमस स्टेट था, बाद में वो इंडिपेंडेंट स्टेट बन गया। नेपाल का उस पे से प्रभाव खत्म हो गया, अंग्रेजों के प्रभाव में सिक्किम आ गया। इस तरीके से चाइना और भूटान दोनों से भारत की सीमाएं मिलने लगी, प्राकृतिक सीमा। अगर आप उसे देखोगे मैप में, तो चुंबी घाटी या चुंबी वैली का जो एरिया है वो यही है, सिक्किम के ऊपर, है ना? तो इस बात को और लिखिए, ये पहली बार था ये, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। बाद में सिक्किम का विलय भी हुआ भारत में, आजादी के बाद हुआ हालांकि। और वो एक पूरे प्रोसीजर के थ्रू हुआ, विलय बाद में हुआ काफी। तो सिक्किम एक फॉरेन टेरिटरी थी जो इंडिया में मिलाई गई आजादी के बाद। ये हम लोगों ने देखा, आर्टिकल 1 2 इन इन सब में हम लोग देख रहे थे। 1 2 3 4 में ही आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, और जो बाद में फिर सिक्किम के विलय के साथ समाप्त हुआ, ठीक है, इंडिया में। तो आप इसे लिखिए अगले पॉइंट में। आफ्टर दिस वॉर, आफ्टर दिस वॉर नेपाल ऑल्सो विथड्रू
नेपाल ऑल्सो टुक बैक, ऐसा लिखे, टुक बैक all the claims took back all the claims from सिक्किम। इस युद्ध के पश्चात, इस युद्ध के पश्चात सिक्किम ने, इस युद्ध के पश्चात नेपाल ने सिक्किम से भी अपने सारे दावे वापस ले लिए। ठीक है। और एक बात तो ये हुई, बाकी वो मैंने आपको लिखवाई दिया है कि सेंट्रल एशिया तक पहुंच गया, नेचुरल बाउंड्री इंडिया ने प्राप्त कर ली अपनी, नॉर्थ में हिमालयाज हमारे पास आ गया था, शिमला मसूरी और ये सब हिल स्टेशंस आ गए। एक और जो लाभ हुआ सबसे ज्यादा अंग्रेजों को, वो ये हुआ कि गोरखा जो सैनिक थे वो अंग्रेजों को प्राप्त हो गए, और बाद में गोरखाओं ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक और उसके बाद भी इवन आज भी सर्व करते हैं ब्रिटिश आर्मी को। हालांकि उस समय ब्रिटिश इंडियन आर्मी को सर्व करते थे। गोरखा रेजिमेंट अलग बनाई गई, और गोरखा रेजिमेंट का इंडियन नेशनल मूवमेंट को ब्रेक करने में बड़ा इंपॉर्टेंट योगदान रहा। यहाँ तक कि 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था, उसमें भी गोरखा रेजिमेंट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जो राजा थे उनकी सेनाओं को हराने में या उस स्वतंत्रता संग्राम को दबाने में। और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर में उसकी बहुत अहम भूमिका रही। तो आप इसको लिखिए आगे कंटिन्यूएशन में। नाउ द अदर मोस्ट इंपॉर्टेंट now the other most important feature now the other most important feature which was benefited to Britishers, या which was beneficial for Britishers, ऐसा लिखिए, which was beneficial for Britishers was that brave Gorkha soldiers became the part of British Indian Army, became the part of British Indian Army। ठीक है ना, हिंदी में लिखिए कंटिन्यूएशन में ही। इस युद्ध का एक अन्य लाभ, या इस युद्ध का एक अन्य दूरगामी लाभ, ऐसा करके लिखिए, इस युद्ध का एक अन्य दूरगामी लाभ यह रहा कि अब भारतीय ब्रिटिश फौज में बहादुर गोरखा सैनिक भी शामिल हो गए। बहादुर गोरखा सैनिक भी शामिल हो गए। ठीक है ना, तो ये क्लियर हो गया है ना, ये कंप्लीट हो गया कि लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में जो जो एक्सपेंशन हुआ वो मैंने आपको कराया। ये पूछा गया है कई बार कि नेपाल वॉर किसके समय में हुई, या किसके समय में तेजी से एक्सपेंशन हुआ इंडिया के बाहर भी, तो दैट वाज द टाइम पीरियड ऑफ लॉर्ड हेस्टिंग्स, है ना। तो ये इसमें कंप्लीट हुआ। क्या मैं आपको ये समझा पाया, आपको एक्सपेंशन लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में? बाकी लोग बताइए। दो चीजें हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में। एक है जब उसने थर्ड एंग्लो मराठा वॉर को कंप्लीट किया,
और पूरी तरीके से, जिसे पिंडारी वॉर भी कहते हैं, उसकी उसको उसको उन्होंने समाप्त किया। एक तो ये है उनका सबसे बड़ा योगदान, और दूसरा था नेपाल वॉर, इंडिया नेपाल वॉर। तो एक दूसरा उनका योगदान ये सबसे बड़ा था। ठीक है ना। अब इसमें लास्ट लिखिए, मतलब लास्ट क्या, एक और पार्ट है ये। देखो इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि हम लोग करेंगे एक्सपेंशन से रिलेटेड। अगर आप इस पूरे सिनेरियो को अब तक देखो, तो देखो पूरा भारत अंग्रेजों के अंडर में आ चुका था आफ्टर डिफीट ऑफ मराठास, या सेकंड थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, है ना, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में। लेकिन जो पश्चिमी भारत था, या उत्तर पश्चिमी भारत था, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, वो नहीं था, वो पूरा खाली था। क्यों? क्योंकि एक तो पंजाब था बीच में, पंजाब में रंजीत सिंह थे, रंजीत सिंह के साथ ट्रीटी हो गई थी। अब उधर नहीं बढ़ सकते थे, एक्सपेंशन उधर नहीं कर सकते थे। लेकिन जो इंटरनेशनल सिनेरियो है, अगर हम लोग देखें 1830-40 के आसपास का, 1830 या 1840 के आसपास का, तो वो काफी चेंज हो रहा था। कैसे? देखो, फ्रांसीसी चुनौती तो समाप्त हो गई थी नेपोलियन के बाद में, नेपोलियन हार गए, वापस चले गए, फ्रांसीसी चुनौती समाप्त हो गई। लेकिन रशियन जो चैलेंज था वो अभी था, और वो काफी मजबूत हो गया था रशियन चैलेंज ब्रिटिश इंडियन एम्पायर को। कारण उसका क्या था? देखो, रशिया के पास जो था वो गर्म समुद्र नहीं है। रशिया के नॉर्थ में कोल्ड सी है, जो कि लगभग जमा रहता है, ठंड बहुत पड़ती है, ट्रांजिट रूट नहीं है एशिया तक पहुंचने के लिए, गर्म समुद्र तक पहुंचने के लिए। तो रशिया ये चाहता था कि वो वार्म ओशन तक पहुंचे। वार्म ओशन कौन सा था? अरेबियन सी, अरब सागर तक पहुंचे, जिससे वो वेस्ट एशिया में या एशिया में अपने एम्पायर को मजबूत कर सके। क्योंकि रशिया का जो ज्यादातर भाग है वो अभी भी एशिया में है। तो रशिया अपने आप को एक एशियन पावर बनाना चाहता था उस समय। लेकिन यहां एशिया में चुनौती थी रशिया के सामने ब्रिटेन की। उन्होंने ही सबसे ज्यादा कॉलोनीज को यहाँ एक्वायर किया हुआ था। रशिया ने जब अपना एक्सपेंशन शुरू किया साउथ की ओर, तो जितने भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं वो सब उसका हिस्सा बनते चले गए, सब हार गए। उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, है ना, ये सब हार गए, ये सब रशियन एम्पायर का हिस्सा बन गए। अब बाउंड्री मिलने लगी अफगानिस्तान से। अब अगर अफगानिस्तान रशिया के अंडर में आ जाए, तो फिर रशिया की पहुंच ईरान होते हुए, कैस्पियन सी होते हुए अरेबियन सी तक हो जाएगी। यही रशिया का ऑब्जेक्टिव था। इसलिए सबसे बड़ी चुनौती थी अफगानिस्तान की। अब अंग्रेज नहीं चाहते थे कि अफगानिस्तान में रशिया आ जाए, क्योंकि अफगानिस्तान में रशिया आने का मतलब है कि तिब्बत का जो ऑटोनोमस रीजन है, या भारत के साम्राज्य को खतरा हो जाना रशिया से, या किसी यूरोपियन पावर से, जैसा कि ब्रिटेन समझता था। तो वो ये चाहते थे कि अफगानिस्तान एक बफर स्टेट के रूप में बना रहे ब्रिटिश इंडियन एम्पायर, रशियन एम्पायर के बीच में, एक बीच का राज्य बना रहे मजबूत, जिससे रशिया इधर न बढ़ पाए। और इसी क्रम में अफगानिस्तान को मजबूत करने के लिए उनको चाहिए था पंजाब। रंजीत सिंह उनको चाहिए थे। क्यों? क्योंकि रंजीत सिंह और अफगानिस्तान के संबंध बहुत बढ़िया थे आपस में। इसीलिए उन्होंने पंजाब को अपने राज्य में नहीं मिलाया। रंजीत सिंह से उन्होंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि उनके सपोर्ट में उन्होंने संधि कर ली। ट्रीटी ऑफ अमृतसर हम लोगों ने देखा 1803 में शायद हो गई थी। लेकिन जब ड्रामेटिकली चीजें चेंज होनी शुरू हुई अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान डिस्टेबलाइज होने लगा, तो फिर
अब अंग्रेजों के सामने चुनौती बढ़ गई, क्योंकि डीएस्टेबलाइज किसी भी जगह को आसानी से जीता जा सकता था। तो अफगानिस्तान को रशिया आसानी से जीत सकता था। अब अंग्रेजों को चाहिए था कि अफगानिस्तान में वो इंटरवीन करके वहां मजबूत सरकार बनाए, या खुद वहां जो राजा है उसे सपोर्ट करके और इस स्थिति में रखें कि वो रशियंस के सामने न झुके। अब पहुंचे कैसे अफगानिस्तान तक? बीच में तो पंजाब था। तो उन्होंने एक रास्ता निकाला। सिंध का जो प्रांत था, सिंध के जो अमीर थे, उनके साथ संपर्क बढ़ाया जाए, क्योंकि सिंध की बाउंड्री लगती थी अफगानिस्तान के साथ। सिंध की एक तरफ बाउंड्री लगती है ईरान के साथ में, सिंध प्रोविंस की अभी भी पाकिस्तान के, और एक उसकी बाउंड्री लगती है अफगानिस्तान के साथ में। तो अगर सिंध के साथ उनका संबंध बन जाए, या सिंध में अगर अंग्रेज आ जाएं, या सिंध में अगर उनकी सेना हो, तो अफगानिस्तान के साथ संपर्क बनाया जा सकता है, पंजाब की जरूरत ही नहीं है। इसलिए सिंध के साथ संपर्क बनाने जरूरी हुए। सिंध में अमीरों का शासन था, अमीर कहलाते थे वो, सिंध के अमीर उन्हें कहते थे, मिलजुल कर शासन करते थे। सिंध के अमीर अंग्रेजों के फेवर वाले लोग थे, अंग्रेजों को फेवर करते थे वो। लेकिन सिंध को मिलाए बिना अफगानिस्तान में इंटरवेंशन नहीं किया जा सकता था। तो शाम दाम दंड भेद सब तरीकों से सिंध को मिलाया गया। अपने दोस्तों को भी अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया, और जो सिंध के अमीर थे उनको समाप्त करके और अफगानिस्तान में अपनी जो स्थिति है उसको मजबूत किया अंग्रेजों ने। तो अब यहां से हम लोग देखेंगे कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध। ये हुआ हालांकि काफी बाद में, 1842 के आसपास होता है, 1842 के आसपास, एलन बोरो के समय में। लॉर्ड एलन बोरो उस समय गवर्नर जनरल थे। लेकिन ये फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसीलिए इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में हमेशा से अफगानिस्तान और ईरान दोनों बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर्स रहे हैं। जिन सरकारों ने भी इन्हें नेग्लेक्ट किया है, अफगानिस्तान और ईरान को, वो सरकारें उन्हें भुगतना पड़ा है। अंग्रेजों ने इसे कभी नेग्लेक्ट नहीं किया, और वो इसीलिए मजबूत स्थिति में रहे सेंट्रल एशिया में हमेशा। तो आप लिखिए, इसमें हेडिंग डालिए पहले तो, कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध, सिंध की विजय, ठीक है ना। और टाइम पीरियड लिखिए 1842 से 44 तक, 1842 से 44 तक। और ब्रैकेट में इसी के आगे लिखना, गवर्नर जनरल थे लॉर्ड एलन बोरो, लॉर्ड एलन बोरो गवर्नर जनरल थे, ठीक है ना। मैं आपको समझा पाया जो सिचुएशन थी, सिंध को जीतने की जरूरत क्या थी? क्लियर है ये सबको? किसको क्लियर नहीं है बताओ? क्लियर है, ठीक है। लॉर्ड एलन बोरो, ELLEN BOROUGH, लॉर्ड एलन बोरो, ये गवर्नर जनरल थे उस समय। चलिए तो फिर लिखना इसमें फर्स्ट पॉइंट में, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध was the resultant of was the resultant of Anglo-Russian rivalry, Anglo-Russian rivalry in Central Asia, in Central Asia। सिंध की विजय, सिंध की विजय मध्य एशिया में, मध्य एशिया में आंग्ल रूस प्रतिस्पर्धा का कारण थी। आंग्ल रूस
प्रतिस्पर्धा का कारण थी। टू काउंटर रशिया टू काउंटर रशिया इन सेंट्रल एशिया टू काउंटर रशिया इन सेंट्रल एशिया, ब्रिटिशर्स नीड Britishers need the influence in Afghanistan and Persia. The influence in Afghanistan and Persia, है ना, क्योंकि यही दोनों पड़ते थे रास्ते में, अरेबियन सी तक तो जाने के लिए, रशियंस को रोकने के लिए, है ना। टू इंक्रीज इन्फ्लुएंस इन अफगानिस्तान एंड पर्शिया, पर्शिया माने फारस, तो यानी ईरान आज का। तो हिंदी में लिखिए इसे, अंग्रेजों को मध्य एशिया में अंग्रेजों को मध्य एशिया में रूस को चुनौती देने के लिए रूस को चुनौती देने के लिए रूस को चुनौती देने के लिए फारस एवं अफगानिस्तान में अधिक प्रभाव की आवश्यकता थी। अधिक प्रभाव की आवश्यकता थी। So because Sindh shares boundary with the both, British decided to control Sindh. British decided to control Sindh. क्योंकि सिंध के साथ उक्त दोनों की सीमाएं मिलती थीं, अतः उन्होंने सिंध को नियंत्रित करने का प्रयास किया। ठीक है ना, एक तो कारण था ये। दूसरा कारण ये था, जो इंडस रिवर थी, सिंधु नदी, वो कराची के पास गिरती थी, अरेबियन सी में। कराची सिंध में था, सिंध की राजधानी था प्रांत की कराची। कराची से यानी सिंधु नदी के मुहाने से होते हुए और अंदर तक पंजाब में आया जा सकता था बड़े इजीली, स्टीमर्स आ सकते थे। इसलिए कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन हो सकता था एक लंबे एरिया का, क्योंकि सिंधु नदी में आसानी से स्टीमर चल सकते थे, खूब पानी चलता था, एनुअल फ्लुएंट रिवर है, उस समय पानी की मात्रा भी ज्यादा रहती होगी। तो इंडस रिवर की कॉमर्शियल पॉसिबिलिटीज भी थी, है ना। तो इन कॉमर्शियल पॉसिबिलिटीज ने भी उन्हें अट्रैक्ट किया अंग्रेजों को, इंडस रिवर की। फिर सिंध नेचुरल रिसोर्सेज से भी भरा हुआ था, सोने की खाने मानी जाती थी, नमक के भी पहाड़ थे सिंध में। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज थे, यानी इकोनॉमिक लेवल पर भी अंग्रेज सिंध के प्रति अट्रैक्ट हुए, और पॉलिटिकल कॉज तो था ही। तो अगले पॉइंट में लिखना, देयर वॉज ऑल्सो द कॉमर्शियल पॉसिबिलिटीज there was also the commercial possibilities of Sindh too. सिंध के अंतर्गत
सिंध के अंतर्गत वाणिज्यिक संभावनाएं भी थी, वाणिज्यिक संभावनाएं भी थी। सिंध हैज various natural resources. Sindh has various natural resources. सिंध के पास अनेक प्राकृतिक संसाधन थे, प्राकृतिक संसाधन थे। एंड ऑल्सो ब्रिटिशर्स वांट टू एक्सप्लॉइट and also Britishers want to exploit Indus River too. Indus River too. Indus River too. इसी के साथ अंग्रेज सिंधु नदी का भी उपभोग करना चाहते थे, सिंधु नदी का भी उपभोग करना चाहते थे। ठीक है, अब अगले पॉइंट से लिखना। देखो, ये तो अंग्रेजों को अपनी पॉसिबिलिटीज दिखी कि ये लाभ हमें मिलेगा। अब समस्या एक थी कि सब्सिडायरी ट्रीटी साइन किए हुए थे सिंध के अमीर, अंग्रेजों के मित्र थे। अब कैसे किया जाए? तो फिर उनको जबरदस्ती ही मिलाया गया। कोई उन्होंने कानून नहीं तोड़ा, कोई उन्होंने गलत काम नहीं किया, लेकिन फिर भी जबरदस्ती सिंध पर हमला किया गया, परिस्थितियां बनाई गई युद्ध के लिए, है ना। और फिर युद्ध लड़ा गया सिंध के साथ। युद्ध क्या, ऐसे ही नाम मात्र का ही था कि युद्ध क्या लड़ते वो। सिंध को हटाया गया, सिंध के अमीरों को हटाया गया और सिंध में काबिज हुआ गया। उस समय जो सिंध का कैंपेन कर रहे थे, यानी कमांडर थे कैंपेन के, चार्ल्स नेपियर थे वो। तो उन्होंने बहुत ही बढ़िया अपनी किताब में सेंटेंस लिखा, उन्होंने एक बुक लिखी, उसमें लिखा उन्होंने सेंटेंस, ये आया है एग्जाम में, कोट है ये, वी हैव नो राइट टू सीज सिंध। हमें सिंध के ऊपर अधिकार करने का, हमला करने का कोई नैतिक दायित्व नहीं है, कोई अधिकार नहीं। येट वी शैल डू सो, परंतु हम फिर भी करेंगे। एंड अ वेरी एडवांटेजियस, जो कि बहुत ज्यादा लाभदायक है, वुड बी अ पीस ऑफ रास्कैलिटी इट विल बी। यह इतिहास में सबसे बड़ी, रास्कैलिटी को क्या कहते हैं? राक्षस प्रवृत्ति, यही होगा ऑब्वियसली, राक्षस प्रवृत्ति का उदाहरण होगा। यानी हमारे पास कोई नैतिक मोरालिटी नहीं है, कोई राइट नहीं है सिंध को एनेक्स करने का, लेकिन हम फिर भी करेंगे। और ये इतिहास में सबसे बड़ी पाशविकता होगी। उन्होंने ये खुद लिखा अपनी बुक में, जो कैंपेन के कमांडर थे। तो आप समझ सकते हैं कि उन्हें भी पता था वो गलत कर रहे हैं, लेकिन किया उन्होंने। तो आप लिखिए, द चीफ्स ऑफ सिंध, द चीफ्स ऑफ सिंध वर नोन एज अमीर्स, वर नोन एज आमिर्स, AMIRS। सिंध के चीफ आमिर कहे जाते थे या अमीर कहे जाते थे। नॉट ओनली देवर फ्रेंड्स ऑफ ब्रिटिशर्स, नॉट ओनली देवर फ्रेंड्स ऑफ ब्रिटिशर्स, न केवल वे अंग्रेजों के मित्र थे, बट ऑल्सो they signed subsidiary treaty with them, they signed
सब्सिडायरी ट्रीटी विद देम, तथा उन्होंने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि भी की हुई थी। बट आफ्टर ऑल सिंध was annexed in 1843 इसके बावजूद भी सिंध को 1843 में जीत लिया गया। द कैंपेन कमांडर सर चार्ल्स नेपियर सेड, इस अभियान के नेता सर चार्ल्स नेपियर ने कहा, वी हैव नो राइट, अब इसे इन्वर्टेड कॉमास में लिखें क्योंकि स्टेटमेंट है, बड़ा फेमस स्टेटमेंट है। वी हैव नो राइट टू सीज सिंध, वी हैव नो राइट टू सीज सिंध, हमें सिंध पर अधिकार करने का, बल्कि ऐसा लिखना, हमें सिंध पर घेरा डालने का, या विजय करने का कोई अधिकार नहीं है। जो लिखना चाहें लिख लीजिए। yet we do so, फिर भी हम ऐसा करेंगे। and it would be very advantageous, useful human piece of rascality, it would be very advantageous, useful human piece of rascality, it will be, जो कि अति लाभकारी मानव द्वारा किया गया कृत्य होगा। सही हिंदी इसकी ये बनेगी, जो कि अति लाभकारी मानव द्वारा किया गया कृत्य होगा। ठीक है ना। और इस तरीके से सिंध का कॉन्क्वेस्ट हो गया। 1843-44 में सिंध को मिला लिया गया, ब्रिटिश इंडियन एम्पायर का हिस्सा बन गया। अब भारत की जो सीमाएं हैं, एक तरफ अफगानिस्तान से मिल गई, एक तरफ ईरान से मिल गई। आज वही है। पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है, सिंध बलूचिस्तान हम लोग जिसे कहते हैं, उसकी सीमाएं दोनों तरफ मिलती हैं। एक तरफ अफगानिस्तान में हेरात प्रोविंस से मिलती हैं और एक तरफ ईरान के सीस्तान प्रांत से मिलती हैं, सीस्तान प्रोविंस से मिलती हैं। ठीक है, क्लियर हुआ ये? हाँ जी, क्लियर है सबको? मैंने पंजाब आपको पढ़ा दिया था। पंजाब जब हम लोगों ने किया था रणजीत सिंह वाला, तो वो हमने पूरा कर लिया था। पंजाब वॉर तक भी कर लिया था, वो एंग्लो
सिख वॉर, वो कर लिया था ना, सेकंड एंग्लो सिख वॉर तक कर लिया था हमने पूरा, याद है ना, कर लिया था ना क्लियर। हाँ जी सर। हम्म। अब देखो इसमें लास्ट बचता है, एनेक्सेशन की जो पॉलिसी है वो लास्ट है, डलहौजी की लास्ट लैप, अंतिम गोद की नीति डलहौजी की, ये सबसे ज्यादा खराब थी, इमोरल थी ये। तो आप देखो कि जैसे जैसे अंग्रेज पावरफुल होते चले जा रहे थे, मोनोपोली बढ़ती चली जा रही थी, वैसे ही इमोरलिटी बढ़ रही थी उनमें। देखो शक्ति यही लेके आती है, जब किसी व्यक्ति में, एक ही व्यक्ति में शक्ति पूरी तरीके से केंद्रित हो जाएगी, तो फिर उसमें अनैतिकता बढ़ती चली जाएगी, इमोरालिटी। क्योंकि वो ये मानने लगेगा कि जो सत्ता है वो तो तेरे पास ही रहनी है। तो फिर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कोई काम उसके द्वारा किया गया नैतिक है या अनैतिक है। तो ये बेसिक प्रोपोनेंट है पॉलिटिक्स का या फिर पावर या अथॉरिटी का। यही अंग्रेजों के साथ भी था। जैसे जैसे अंग्रेज भारत में शक्तिशाली होते चले गए, वो अपनी मोरालिटी को एक तरफ रखते चले गए। इसीलिए तो दादा भाई नौरोजी ने कहा अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उनकी किताब का नाम है ये अन ब्रिटिश रूल। तो अन ब्रिटिश वो इमोरल ब्रिटिश को कहते हैं, क्योंकि वो खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे ब्रिटेन में। उन्होंने वहां देखा कि ब्रिटेन में जो रूल्स रेगुलेशन और वहां एडमिनिस्ट्रेशन है वो कितना मोरल है, कितनी पॉजिटिव चीजों से वो ड्रिवन होता है, लोगों के द्वारा चलता है, लोगों का उसमें कितना पॉजिटिव इंटरवेंशन है। लेकिन भारत में इसका उल्टा है, इसी को उन्होंने अन ब्रिटिश कहा। हालांकि जहां तक मैं समझ पाया हूं, वो यही है जो मैंने आपको बताया, जब भी सत्ता किसी एक व्यक्ति के पास हो जाएगी और उसको ये लगे कि केवल वही उसे मैनेज कर सकता है, तो फिर वो नैतिकता का जो उसने चोगा ओढ़ा होता है ना किसी भी व्यक्ति ने मोरालिटी का, उसे उठा के एक तरफ रख देता है वो। और फिर वो सब काम वो करता है जो वो कर सकता है, चाहे वो मोरल हो चाहे वो इमोरल हो। दैट इज द फैक्ट। इसमें अंतिम जो थी नीति वो लास्ट लैप थी। देखो 1840s तक आते आते 1840 तक अगर मैं देखूं, बल्कि 45 तक, तो पूरे भारत को अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। कुछ छोटी छोटी रियासतें बच गई थी, ये वो रियासतें थी जो अंग्रेजों के हमेशा साथ रही। उनके साथ पिछलग्गू रियासतें कह सकते हैं, फॉलोअर जो नेटिव किंगडम्स थे। अब उन्हें कैसे मिलाते, उनको मिलाने का कोई नैतिक आधार बिल्कुल नहीं था। फिर खतरा यह भी था कि अगर इनको मिलाया तो रिवोल्ट ना हो जाए, लोग विद्रोह ना करने शुरू कर दें। एक रीजन तो ये था। दूसरा रीजन ये था कि इंग्लैंड में इसी समय इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अपने पूरे पीक पर थी, बाजार चाहिए था एक बड़ा, और कच्चे माल के उत्पादन के लिए भी चाहिए था, रॉ मटेरियल भी चाहिए था उद्योगों के लिए। तो इसके लिए भारत एक अच्छा ऑप्शन हो सकता था। नेटिव रूलर्स जो थे वो एक अच्छा ऑप्शन हो सकते थे, क्योंकि अभी भी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन नेटिव रूलर्स के राज्य में रहती थी। तो जो अब रियासतें बची हुई थी उन्हें कैसे मिलाया जाए, तो उसके लिए एक तरीका निकाला ये लॉर्ड डलहौजी ने। उन्होंने कहा जिसका कोई अपना बच्चा नहीं है, अपना बेटा नहीं है, लीगल हायरर नहीं है मान लीजिए, तो फिर उसको हम अपने साम्राज्य में मिला लेंगे, हम आगे उसे एक्सटेंशन नहीं देंगे। इसी को लास्ट लेप कहा, अंतिम गोद की नीति कहते हैं। और इसी को लेकर कई सारे राज्यों को मिला लिया गया, जैसे सतारा, संबलपुर, जैतपुर, बाघट, करौली, झांसी। ये बहुत सारे राज्य थे जिन्हें अंग्रेजों ने अपने राज्य में मिला लिया। दैट वाज द पॉलिसी ऑफ लास्ट लैप, या इसे डलहौजी की राज्य हड़पने की नीति भी कहते हैं। एक दूसरा नाम भी है इसका, क्योंकि इसको यूज करके और राज्यों को छीन लिया गया। तो आप हेडिंग डाल लीजिए इसमें, इसी को देखते हैं, अंतिम है ये, द पॉलिसी ऑफ लास्ट लैप
द पॉलिसी ऑफ लास्ट लैप ऑफ डलहौजी। द पॉलिसी ऑफ लास्ट लैप ऑफ डलहौजी। डलहौजी की राज्य हड़पने की नीति या अंतिम गोद की नीति, जो लिखना चाहें, राज्य हड़पने की अथवा अंतिम गोद की नीति। ठीक है, अगले पॉइंट से लिखना। टिल 1845 various large states were annexed by Britishers, were annexed by Britishers। 1845 ईस्वी तक 1845 ईस्वी तक अंग्रेजों ने भारत के बड़े राज्यों को जीत लिया था। बट टिल नाउ various small states were there। परंतु इस समय तक अनेक छोटे राज्य बचे हुए थे। अनेक छोटे राज्य बचे हुए थे। Now Britishers want to make them the part of British Empire, to make them the part of British Empire। अंग्रेज अब उन्हें अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाना चाहते थे। अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाना चाहते थे। बट Britishers has no legal right to do so। परंतु अंग्रेजों के पास ऐसा करने का कोई नैतिक आधार नहीं था। So Lord Dalhousie introduced a new policy named the policy of last lap। इसलिए लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति की शुरुआत की जिसे कि अंतिम गोद की नीति के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना? अब यहां तक क्लियर है सबको? कोई क्वेरी?
अब इसमें अगले पॉइंट से लिखना। देखो, लॉर्ड डलहौजी जो भारत आए गवर्नर जनरल बनकर। अच्छा, एक पॉइंट रह गया, रुको रुको रुको, अभी इसमें और लिखना। देखो, इसमें ये रह गया, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अपने पीक पर थी इस समय ब्रिटेन में। 18वीं शताब्दी में विशेष तौर पर, बल्कि 18वीं में नहीं, 19वीं में, 19 सेंचुरी में शुरू हो गई और 19 सेंचुरी के मध्य तक आते आते वो पीक पर पहुंची। इस समय पूरे इंग्लैंड का जो आप देखोगे सिनेरियो था, वो चेंज हो रहा था पूरे ब्रिटेन का। नए आइडियाज आ रहे थे, नई आइडियोलॉजीज आ रही थी, यूटिलिटेरियनिज्म आ गया था, डेमोक्रेसी को नए तरीके से देखना शुरू कर दिया था। ये सब हो रहा था वहां। उधर मार्केट इकोनॉमी बहुत बड़ी हो रही थी। अब तेजी से भारत में बाजार की जरूरत थी। उस उत्पादन को, उस प्रोडक्शन को यहाँ खपाने के लिए बाजार चाहिए था। तो इसलिए उपनिवेशवाद को, कॉलोनियलिज्म को और स्ट्रांग बनाना था इंडिया में। दैट वाज डन बाय लॉर्ड डलहौजी। तो एक ये भी था कि जो कॉमर्शियल नीड्स थी उस समय की ब्रिटेन की, उसको फुलफिल करना एक ऑब्जेक्टिव था लॉर्ड डलहौजी की इस पॉलिसी का। उसी लिए ये बनाई भी गई थी। तो आप इस बात को और मेंशन करिए यहाँ पर, लिखिए इसमें, क्योंकि ये किसी किताब में नहीं मिलेगी आपको। लिखो आप इसे, इसमें लिखना। इन मिड ऑफ द 19th सेंचुरी, या ऐसा लिखना, in the first decade of 19th century, mid में, in the first decade of 19th century, first decade of 19th century, industrial revolution in England, industrial revolution in England has been started, has been started and reached at a peak, and reached at a peak 19वीं शताब्दी के प्रथम दशक तक, 19वीं शताब्दी के प्रथम दशक तक इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति शुरू होकर अपनी ऊंचाइयों तक पहुंच गई थी। नाउ ब्रिटिशर्स वांट मोर मार्केट, नाउ ब्रिटिशर्स वांट मोर मार्केट, मोर मार्केट, मोर मार्केट टू, more market too. Now Britishers want more market for the products of, for the products of machinery goods, machinery goods of England, machinery goods of England. अब अंग्रेजों को, अब अंग्रेजों को इंग्लैंड में बने, इंग्लैंड में बने सामानों के लिए, इंग्लैंड में बने सामानों के लिए अधिक बाजार की आवश्यकता थी, अधिक बाजार की आवश्यकता थी। They also need raw material, they also need raw material and food articles, and food articles to meet the need of, to meet the need of British Empire,
ये ब्रिटिश इंडस्ट्रीज लिखना, टू मेट द नीड ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। अब उन्हें अंग्रेजी उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिक कच्चा माल एवं खाद्यान्नों की आवश्यकता थी। अधिक कच्चा माल एवं खाद्यान्नों की आवश्यकता थी। सो दे वांट टू कंप्लीट they want to complete the expansion in India. So they want to complete the expansion in India at earliest level. इस प्रकार वे अब भारतीय साम्राज्य के प्रसार को या भारत में साम्राज्य के प्रसार को, ऐसा लिखना, भारत में साम्राज्य के प्रसार को अधिक तेजी से पूरा करना चाहते थे। These objectives were behind the policy of last lap of Dalhousie. The policy of last lap of Dalhousie. डलहौजी की अंतिम गोद की नीति के पीछे यही उद्देश्य थे। ठीक है ना। अब इसमें एक छोटा हेडिंग लिख लीजिए, लिखिए, Dalhousie and the annexation of India. Dalhousie and the annexation of India. डलहौजी एवं भारत की विजय। ठीक है। और इसमें टाइम पीरियड लिख लीजिए 1848 से लेके 1856 तक। 1848 से 1856 तक। ठीक है ना। इसको यहां तक रखते हैं, आगे इसको हम लोग कल करेंगे। कोई क्वेरी है किसी की तो आप मुझसे पूछ लीजिए। अच्छा, मॉर्निंग क्लास कल नहीं हो पाएगी और मुझे कहीं जाना पड़ेगा, उस वजह से मैं कल मॉर्निंग में क्लास नहीं ले पाऊंगा, लेकिन बाकी क्लासेस होंगी, इवनिंग में क्लासेस होगी। हाँ हाँ, बताइए स्वप्निल। सर, आपने एंग्लो पंजाब वॉर्स लिखवाए नहीं थे? नहीं, मैंने करा दिया था शायद एंग्लो पंजाब वॉर की। सर, आपने नहीं एक्सप्लेन करा। कर दिया था बट लिखवाया नहीं था शायद से। देख के बताना भाई, मैंने एंग्लो पंजाब वॉर कराया था या नहीं। शायद अगर कराया है तो ठीक है, और नहीं कराया है, अगर कराया है तो फिर आप स्वप्निल को नोट्स दे देना, और नहीं कराया है तो फिर कल बताना। डलहौजी के बाद फिर कराना पड़ेगा वो, है ना, क्योंकि उसी से एक्सपेंशन खत्म होती है। देख के बताना नोट्स में एंग्लो पंजाब वॉर का। ठीक है ना। आप लोग क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है आप लोगों को? मैसूर बताइए। कराया था आपने? हैं? मैसूर तो कराया था आपने, पंजाब नहीं।
एंग्लो पंजाब वॉर नहीं है। दिलीप सिंह के बारे में कुछ नहीं बताया? रानी जिंदन, दिलीप सिंह, वो सर नहीं सर, आपने गुजरात बलदेव वॉर सिंह हाँ करा के छोड़ दिया था। लिखवाया नहीं? जी। चलो तो लिखवाना पड़ेगा, वो तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें कई वॉर इंपॉर्टेंट है। तोपों का युद्ध, हाँ गुजरात सर, युद्ध। आपने मराठा वॉर ये तो करा दिए थे, वो रह रहा है। चलो मैं पंजाब कराऊंगा फिर आपको ना। पहले डलहौजी खत्म कर लेंगे, फिर उसके बाद अगर कहीं पर यहीं कोई कागज लूज पेज लेके और इसको लगा देना सिंध के बाद में, है ना, सिंध के बाद हुआ है चूंकि उसका, तो सिंध के बाद में लूज पेज अपने नोट्स में चिपका देना वहां पे, ऐसा कर लेना। चलिए ठीक है, फिर से मैं रिमाइंड करा रहा हूँ आपको, कल मॉर्निंग का तो ऑफ रहेगी कल की, और इवनिंग की क्लासेस होंगी, ठीक है ना? चलिए, ओके, थैंक यू।